अच्छा जी, बातें बंद कर दें प्लीज। लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे अलजबरा। अलजबरा के अंदर हम लोगों ने, बच्चों प्लीज बातें बंद कर दें। क्यूबिक इक्वेशन तक मैं पहुंच चुका था, साइमल्टेनियस भी कर ली थी, एक्सपोनेंशियल कर रहे थे। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन किस नंबर पे आती है? 5वें नंबर पे, 5th नंबर पे आती है। तमाम इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका बता रहा था, यहां से शुरू करता हूं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, ये वो वाली इक्वेशंस होती हैं जिसमें वेरिएबल जो सा है जिसको फाइंड करना है वो इटसेल्फ एक्सपोनेंट में आ जाए, पावर में आ जाए। ठीक है, वेरिएबल कम्स इन द पावर ऑफ एन एक्सप्रेशन। दोज इक्वेशंस इन which variable comes या appears in the power या appear in the power. For example, let's say that 2 power x divided by 32 is equals to 64. 2 power x divided by 32 is equals to 64. या for example 3 power x is equals to 27. 3 power x is equals to 27. पहले ये बात समझनी है कि इनको हम कहते हैं कि ये है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, बिकॉज इसमें वेरिएबल कहाँ पे आ रहा है? पावर की सूरत में। इसको बोलते हैं, या तो आप बोल सकते हैं पावर, या तो आप इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कौन सा? एक्सपोनेंट का। पावर या लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं कौन सा? एक्सपोनेंट का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ये बात कि नहीं? अब इसको सॉल्व करने का तरीका हमने पढ़ा था सॉल्व करने का तरीका क्या था? मेकिंग बेसिस सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशन की जो बेसिस है वो क्या होनी चाहिए? सेम। अब बेस किसको कहा जाता है? जैसे मिसाल के तौर पे, अब ये एक नंबर है 2 की पावर x, ये जो x है इसको कहा जाएगा, ये क्या चीज है? ये है एक्सपोनेंट, ये है एक्सपोनेंट। और ये जो 2 है ये क्या है? इसको कहा जाएगा, ये क्या है बच्चों? बेस है। इक्वेशन की दो साइड्स होती हैं, दोनों साइड्स की जो बेसेस हैं वो सेम होना बहुत जरूरी है। लेफ्ट साइड की बेस अगर 2 है तो राइट साइड की बेस क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। लेफ्ट साइड की बेस अगर 3 है तो राइट साइड की बेस क्या होनी चाहिए? 3। इसको सॉल्व करने की एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, हम करेंगे जब टाइम आएगा। मैं इस वक्त इसको दिखा सकता हूं आपको। जो ये वाली इक्वेशन है दैट इज 3 पावर x इज इक्वल्स टू 27। 3 पावर x इज इक्वल्स टू 27। आप लोग 3 पावर x लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है, इसको एज इट इज लिखा रहने दें, इसको एज इट इज लिखा रहने दें। राइट साइड के ऊपर ये जो 27 लिखा हुआ है इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है 3 की पावर 3 में, 3 क्यूब में कन्वर्ट किया जा सकता है। किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है? 3 के क्यूब में कन्वर्ट किया जा सकता है। बॉयज एंड गर्ल्स समझ आ रही है कि नहीं? तवज्जो इधर रखें सारे। तो ये हो जाएगा 3 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे? सॉरी मैं x लिख दिया, 3 पावर 3 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? 3 पावर 3। अब जरा तवज्जो रखो, लेफ्ट साइड के ऊपर बेस कितनी है? 3। सुने, लेफ्ट साइड पे बेस कितनी है? 3। इधर लिख देता हूं, 3 पावर x इज इक्वल्स टू 3 पावर 3। लेफ्ट साइड की बेस कितनी है? 3। राइट साइड की बेस कितनी है? 3। अब इस बेस की पावर कितनी आ गई? x। राइट साइड की बेस भी 3 है, उसकी पावर कितनी आ गई? 3। सो कॉन्सेप्ट ये है, मतलब सॉल्व करने का जो तरीका है इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब दोनों साइड्स के ऊपर बेसिस सेम होंगी, मतलब लेफ्ट साइड पर भी 3, राइट साइड पर भी 3, तो इनकी पावर्स भी टेक्निकली क्या होनी चाहिए? सेम होंगी।
बिकॉज ये क्या है, इक्वेशन है। इक्वेशन में हमें मालूम है कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा किसके बराबर होती है, राइट हैंड साइड के बराबर होती है। तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट करने के लिए, इक्वल कहने के लिए, बैलेंस करने के लिए नेसेसरी है, बैलेंस करने के लिए ये नेसेसरी है कि इन दोनों की बेसिस जैसी हैं, पावर्स भी सेम है। ये जस्टिफाई सिर्फ तब होगी, ये जस्टिफाई सिर्फ तब होगी जब यहाँ पे x के बजाय क्या आ जाए, 3 आ जाए। जब x के बजाय क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो हम यहाँ पे, मैं वैसे एडवांस में सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। व्हेन द बेसिस आर, बाद में मैं सिंपल एक बात बोलूंगा, व्हेन द बेसिस आर सेम देन द पावर्स आर आल्सो सेम, देन वी विल डायरेक्टली राइट द आंसर दैट इज x इक्वल टू 3। तो जैसे मैंने पहले कहा था, मेथड्स के बारे में जिक्र किया था, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का जो मेथड्स होता है, मेथड एक तो है कैलकुलेटर मेथड, एक तो है कैलकुलेटर मेथड, दूसरा मेथड है बाय मेकिंग बेसिस सेम ऑन बोथ साइड्स, बाय मेकिंग bases same on both sides। यहां तक थी जी हमारी पुरानी सारी गेम। एक एडिशनल बात मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं टॉपिक की तरफ चला जाऊंगा। एक एडिशनल बात पढ़ाऊंगा, फिर मैं टॉपिक की तरफ जाऊंगा कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया था लीनियर, हमने पढ़ लिया था क्वाड्रेटिक, हमने पढ़ लिया था क्यूबिक, हमने पढ़ लिया था साइमल्टेनियस, हमने पढ़ लिया था एक्सपोनेंशियल। एक बुनियादी असूल याद रखें, बुनियादी असूल, एक बुनियादी बेसिक असूल याद रखें। जब एक एक्सप्रेशन, डिग्री का तो पता है ना आप सारों को, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एनी गिवन एक्सप्रेशन या इन एनी गिवन इक्वेशन। इक्वेशन होगी तो हम बोलेंगे उस इक्वेशन की डिग्री 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 3 है मतलब क्यूबिक इक्वेशन है। तो आप ये कहेंगे कि नंबर ऑफ, you can say that कि degree of an equation will tell you the number of answers of that equation. Degree of an equation tells you if the degree is 3, number of answers will also be 3. If the degree is 2, number of answers will also be 2. Quadratic equation थोड़ी एडवांस में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या थी, तो उसके आंसर्स भी कितने होंगे, 2 आंसर्स होंगे। कितने आंसर्स होंगे, लीनियर इक्वेशन के कितने आंसर्स होंगे, 1 आंसर होगा। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल्स है, दोनों का एक आंसर होगा। x और y होगा तो x का भी एक आंसर और y का भी एक आंसर। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? तो हम एक जनरल रूल लिख लें, डिग्री ऑफ एन इक्वेशन, डिग्री ऑफ एन इक्वेशन, डिग्री ऑफ एन इक्वेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आंसर्स। अच्छा, आंसर्स के लिए ना एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, कौन सा वाला भला, रूट्स का लफ्ज। कौन सा लफ्ज, रूट्स का या सॉल्यूशन का। सो नंबर ऑफ आंसर्स, नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है, ये डिग्री पे डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है कि नहीं? क्लियर हुई मेरी बात? सो हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ एन इक्वेशन टेल्स अस द नंबर ऑफ आंसर्स दैट इक्वेशन कैन गिव अस। सो लिख लें अपने पास, डिग्री ऑफ एन इक्वेशन टेल्स अस द नंबर ऑफ आंसर्स। प्लीज लिखें, जल्दी करें लिखें, डिग्री ऑफ एन इक्वेशन टेल्स अस, डिग्री of an equation, degree of an equation, degree of an equation, degree
of an equation tells us the number of answers slash roots. Degree of an equation tells us number of answers slash, आंसर्स को रूट्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं? रूट्स, या सोल्यूशन स्लैश सॉल्यूशंस ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है, ऑफ एन इक्वेशन। अब पहला टॉपिक हम सॉल्व करते हैं जी। पहला टॉपिक, जो फर्स्ट टॉपिक है, इट इज फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। फर्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना अगर हमें वेरिएबल्स की वैल्यूज गिवन हो, ठीक है। हेडिंग लिखें जरा। फर्स्ट टॉपिक है जी, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक बच्चों, आपका सवाल है इक्वेशन और एक्सप्रेशन दोनों में फर्क समझ आया? एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, कोई बताया मुझे? एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं? ऊंचा बोले, सिंप्लीफाई। इक्वेशन को हम क्या करते हैं? सॉल्व। का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ द वेरिएबल निकालना। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है? उस स्टेप तक जाना जिसके बाद प्लस माइनस पॉसिबल ना हो, उस स्टेप तक जाना जिसके बाद प्लस माइनस पॉसिबल ना। सिंप्लीफाई का मतलब यह है हर इक्वेशन को सॉल्व मुख्तलिफ तरीके से किया जाता है, मतलब उसके वेरिएबल्स का आंसर मुख्तलिफ तरीके से निकाला जाता है। लेकिन जब हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ सिंप्लीफिकेशन होती है, उसमें वही बॉडमैस वाले असूल लग रहे होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात के नहीं? इसमें बेसिक बॉडमैस वाले असूल लगते हैं सिर्फ। अच्छा जी, अच्छा, इसका जो बेसिक तरीका होता है ना, जरा इस तरीके को समझ लें। क्या था? फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक पूरी एक्सप्रेशन है, सुन ले, एक पूरी एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी। अब एक्सप्रेशन में तो बहुत सारे वेरिएबल्स भी आते हैं, आप उन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, वेरिएबल के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, और पुट करने के बाद वो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो, प्लस हो, माइनस हो, उनकी पावर हो, उनके ऊपर लाइकवाइज ऑपरेशन अप्लाई कर रहे होते हैं। जो ऑपरेशन एक्सपेक्टेड होता है, जो ड्यू ऑपरेशन होता है, आप उसके ऊपर वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। और हेंस द आंसर इज फाउंड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ ऑल दोस टर्म्स। टर्म्स का लफ्ज आया, आप लोगों को टर्म्स का आइडिया है ना क्या होता है? टर्म्स किनको बोलते हैं? वो वाले अलजेब्रिक, वो ग्रुप्स जो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से बाय प्लस या माइनस के साइन से, बाय प्लस या माइनस के साइन से, उनको टर्म्स कहा जाता है। सो टर्म्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, उनको मल्टीप्लाई, वो बात की बात है, ठीक। सो हम इसका एक रूल लिख लें। रूल क्या है? सिंपली पुट या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स simply put या substitute the value of variables into the expression and then solve it. Value of variables into the algebraic expression and solve it into the expression and solve it. Question number 1, let's say सवाल है find the value of the following expression if find the value of the following expression if a is equals to 5, क्वेश्चन है b is equals to -2 and c is equals to -3। पार्ट ए है,
a माइनस बी प्लस सी, पार्ट 2 है। अच्छा, इनको सॉल्व करते हुए ना आपने मुख्तलिफ बातें भी सीखनी है, जो मेरे मुंह से अल्फाज निकलेंगे ना उनको मुझे बताएं। ये जो पहली एक्सप्रेशन है इसमें कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स हैं। ए अलग टर्म है, बी अलग टर्म है और सी अलग टर्म है। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे ना, जो इनके वैल्यूज है वो सबसे पहले पुट करना। सबसे फर्स्ट स्टेप होगा साइन मल्टीप्लिकेशन का, देन उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो मैं फर्स्ट ऑपरेशन डालता हूं इसमें, तो ए की वैल्यू 5 माइनस आ गया एक्सप्रेशन का, माइनस किसका आया? एक्सप्रेशन का। फिर बी की वैल्यू डालो, बी क्या है? -2, फिर आ गया प्लस इस एक्सप्रेशन का। अब चाहें तो आप यहां पे माइनस का ये ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, लगा सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। सी के अंदर सी की वैल्यू, क्या वैल्यू थी सी की? अब सी की वैल्यू इसमें पुट करें -3, चाहें तो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जवाब आएगा 5 माइनस माइनस +2 माइनस प्लस -3। तो 5 + 2 is 7, 7 - 3 is 4। जब ए, बी और सी इस तरह से लिखा जाए, बीच में साइन कोई भी नहीं है, तो ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं? तीनों बच्चों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब इनके बीच के अंदर कोई भी साइन नहीं है तो तीनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो ए के अंदर ए की वैल्यू डालें, ब्रैकेट पुट करें, बी के अंदर बी की वैल्यू डालें और सी के अंदर सी की वैल्यू डालें। याद रखें, साइन हमेशा साइन से मल्टीप्लाई होता है, नंबर हमेशा नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं। अब 5 का साइन था प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, इंटू माइनस इज प्लस, तो ओवरऑल आंसर किस में आएगा? 5 2 जार 10 3 जार 30, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया? अच्छा, इसमें ऐसे नहीं होता कि 5 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और 5 3 से भी होगा, नहीं, ये एक ही दफा सारों से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। 5 2 से हुआ तो जो आंसर आया वो आंसर फिर 3 से हुआ। लेकिन ये उसमें नहीं होता जब हम ब्रैकेट लगा लेते हैं और बाहर एक नंबर लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं, प्लस का निशान होता है, तो वो सबके साथ अंदर बारी बारी मल्टीप्लाई हो रहा होता है। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? यहां तक समझ आया? अच्छा, इसी के साथ तीसरा पार्ट है इसका, वो तो मैं हर अगला स्टेप के लिए कर रहा हूं। इक्वल टू मैं यहां पे नहीं लगा सकता, इक्वल टू ऐसे नहीं कर सकता इसको मैं यहां पे, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि नेक्स्ट स्टेप, ये बेशक ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट जस्ट मीन्स दैट कि इट इज इक्वल टू द प्रीवियस स्टेप। समझ आ रही है कि नहीं? इट इज इक्वल टू द प्रीवियस स्टेप, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन इक्वल टू विद हियर। ठीक है, आप इसको बेशक यूं लिख लें, ये निशान लगा लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिर्फ आगे स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। नेक्स्ट है जी a b स्क्वायर प्लस सी, इसकी वैल्यू निकालें जरा। a b स्क्वायर प्लस सी, a और b स्क्वायर आपस में क्या हो रहे हैं बच्चों? मल्टीप्लाई। इनका जो आंसर आएगा वो c में क्या होगा? ऐड। अब बॉड मैथ्स को तो जानते हैं ना, सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन पहले कर सकते हैं, मसला नहीं होता, आपस में सब्ट्रैक्शन पहले कर ले, एडिशन बाद में कर ले। ए की वैल्यू डालें इसमें 5 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? -2 का स्क्वायर। क्या इसको मैं -2 का स्क्वायर लिख सकता हूं? नो। इसको कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट लगा के, ये b का स्क्वायर था ना, तो b की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर लेंगे। अगर आप -2 का स्क्वायर लेंगे तो वो -4 आ जाएगा आपके कैलकुलेटर में। कुछ कैलकुलेटर है वो माइनस को अलग कंसीडर करेंगे और सिर्फ 2 का स्क्वायर निकालेंगे। हर कैलकुलेटर में नहीं, कुछ कैलकुलेटर में फॉल्ट है ये। आप उसको कैसे कवर कर सकते हैं? बाय राइटिंग -2 इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस c की वैल्यू, c की वैल्यू इज -3। ये चीज जानने के पहले स्टेप में आपने करना है
a मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, दूसरे स्टेप में आपने c के साथ उसको ऐड करना। सो इसका आंसर कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3, पहले मल्टीप्लाई हो गया 20 माइनस 3, जवाब आएगा कितना 17। ये जो इस टाइप का सवाल है ना, खास पार्ट नंबर 3, ये एंट्री टेस्ट स्टाइल का सवाल है। एंट्री टेस्ट होते हैं ना, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते होते हैं और आपके पेपर 1 में भी आते हैं। a माइनस बी होल क्यूब निकाल के बताइए, a माइनस बी होल क्यूब निकाल के बताइए। a माइनस बी होल क्यूब निकाल के बताइए। बातें नहीं करें प्लीज, अपना अपना काम करें, अपना अपना काम करें प्लीज। बगैर कैलकुलेटर के भी कर सकते हैं आप, बगैर कैलकुलेटर के भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर ना इस्तेमाल करें, दिमाग इस्तेमाल करें। दिमाग चलाने के लिए ना, या सिर्फ सर पे बोझ डालने के लिए? हो गया? आप जब वैल्यूज लिखिए बस आप पुट करें, आंसर निकाल के बताएं मुझे। आप सिर्फ वैल्यूज पुट करें, आंसर निकाल के बताएं। जी, a माइनस बी होल क्यूब जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, a के अंदर a की वैल्यू डालो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 5। b की वैल्यू कितनी है? -2। इस पूरे का क्या होगा फिर? क्यूब होगा। जरा तवज्जो से मेरे अल्फाज की अदायगी जरा सुनना। अगर मैं यहां पर ब्रैकेट लगा भी दूं, सुनना जरा बच्चों, ये किसकी ब्रैकेट है? रेड वाली, ये b की ब्रैकेट है। किसकी ब्रैकेट है? b की ब्रैकेट है। ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये क्यूब अभी 2 का क्यूब नहीं है, ये क्यूब किसका है? इस पूरी चीज को सबसे पहले सॉल्व करना है, सॉल्व करना है पहले, क्यूब लेना है बाद में। अब सबसे पहले क्या करो, अब लाजमी नहीं है, मेरी बात सुन लें, ये लाजमी नहीं है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिंटैक्स, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस कि आप यहाँ पे ब्रैकेट लाजमी लगाएं। अगर आपका दिमाग इतना है कि इस चीज को जानता है कि माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, तो आप वो ब्रैकेट लगाए बगैर भी इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। इसकी पावर स्टिल कितनी रहेगी? 5 + 2 रेज़ टू द पावर 3, और इसका जवाब आएगा आपके पास 7 की पावर कितनी? 3। ब्रैकेट लगाना चाहें लगा लें। तो 7 की क्यूब क्या होती है? 343। आप देख लें, नहीं आप देख लें, बताता हूं आपको मैं। पहले इसकी तरफ आएंगे। 2 टाइम्स a इज 5 + 3 टाइम्स -2 - 5 टाइम्स -3, दिस इज 15 - 6 + 15। व्हाट इज द आंसर? 24। ऐसा ही है कि नहीं? 15 - 6 इज 9, 9 + 15 इज 24। ओ सॉरी 10 हो। इसके हिसाब से जवाब फिर डिफरेंट आएगा, 19 आएगा, 19 आ जाएगा, सॉरी 19 आ जाएगा, सॉरी। अच्छा, एक बात देख लो जरा बच्चों, a क्यूब के अंदर a की वैल्यू डालो। जो चीज मैंने समझानी है यहाँ पे, एक बच्चे ने सवाल एडवांस में पूछा है, मैंने वो चीज पहले ही समझानी थी आपको।
कुछ रूल्स हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़े थे, मैं उन रूल्स को यहाँ पे भी डिफाइन करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे 5 का क्यूब होता है, आपको पता है, दैट इज 125 माइनस 2 का क्यूब क्या होगा, -8। क्या होगा, -8। बिकॉज आपको ये बात बताई गई है कि नेगेटिव नंबर जब कभी भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो आंसर पॉजिटिव में आता है। अब सुने मेरी बात, जब कभी भी नेगेटिव नंबर, इसको जगाओ यार, इधर देखो, जब कभी भी नेगेटिव नंबर इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, when minus sign is multiplied even number of times, the answer is always positive. And whenever the negative sign is multiplied odd number of times, the answer is negative, minus. So ये -2 का क्यूब है तो -3 दफा आपका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो आंसर इसलिए इसका क्या आएगा, माइनस आएगा। सो इट्स आंसर इज -8। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? सो यहां से इसका जवाब आएगा 125 + 8, दैट इज हाउ मच, 133। आप नोट करें, यहां से एक रिजल्ट आपके पास निकल रहा है, a - b होल क्यूब के जो आंसर्स हैं, दे आर नॉट इक्वल टू a क्यूब - b क्यूब, दे बोथ आर नॉट इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी होल पावर आ जाए, इट इज नेवर इक्वल टू द इंडिविजुअल पावर्स, कभी भी नहीं होता, किसी भी पावर में ऐसे नहीं होता। मतलब कहने का ये कि यहाँ पे क्यूब आ जाए, स्क्वायर आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये बात पहले भी पढ़ाई जा चुकी है और अभी हम लोगों ने एक मुख्तलिफ अलजेब्रा की सूरत में देख लिया। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? इसका आंसर क्या आ रहा है, हाँ 343। नकम्मे वो लिखा हुआ है वहां पे, अल्लाह में की गाय हो बिल्कुल, इधर ध्यान दो अपना। इसका आंसर क्या है, हाँ 133। दोनों आंसर्स क्या है, डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि a - b होल क्यूब का आंसर डिफरेंट है, a क्यूब - b क्यूब का आंसर क्या है, डिफरेंट है। तवज्जो रखें सारे बच्चे व्हाइट बोर्ड पे। सेकेंड थिंग, यहां तक बात समझ आई? तो ये बात अपने पास एज अ हाईलाइट नोट के तौर पे सेव कर लें। इन दोनों के आंसर्स क्या होंगे, हमेशा डिफरेंट होंगे, तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो मैं जब इसको जनरलाइज करके पढ़ाऊं तो आप इसको जनरल दुनिया में आप ऐसे कह सकते हैं कि a प्लस हो या माइनस हो, प्लस हो या माइनस हो, और वो उसके साथ कोई और नंबर क्या हो रहा हो, ऐड हो रहा हो, क्या हो रहा हो, ऐड हो रहा हो, और इसकी कोई पावर हो, बेशक स्क्वायर हो, बेशक क्यूब हो, बेशक पावर 4 हो, बेशक पावर जो मर्जी हो। मैं यहाँ पे n लिख दूं, कोई मसला तो नहीं है, जो मर्जी पावर हो, it is never ever equals to a पावर n प्लस माइनस b पावर n, कभी भी इक्वल नहीं होगा, कभी भी इक्वल नहीं होगा। ये दोनों के आंसर्स क्या आएंगे, डिफरेंट आंसर्स आएंगे। एक डेमो मैंने करके दिखा भी दिया, अब ये स्क्वायर पे भी अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, अब किसी भी नंबर पे अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ये क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? ये हम मजीद और भी डिस्कस कर, अलजबरा में इस तरह की बहुत सी बातें हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है? जितनी जल्दी ये चीजें याद होंगी उतनी जल्दी आपके लिए आसानी होगी। ओके जी, नेक्स्ट थिंग, इसमें वैल्यूज पुट करें, इट रिजेंबल्स विद क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये रिजेंबल कर रही है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से। सो -b, b के अंदर जरा वैल्यूज पुट करें, b की वैल्यूज कौन सी वाली हैं, b किधर है, -2 प्लस √b का स्क्वायर, b किधर गया, -2, उसका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, कुछ बातें नहीं करें। -4 into a is 5 and c is -3. This whole thing is divided by 2 ब्रैकेट में 5. This whole thing is divided by 2 ब्रैकेट में क्या आ गया, 5 आ गया। मेरी बात सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, अच्छा, अब जब इसको सॉल्व करते हैं, अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर थोड़ा सा
ऐसे आता है, मैं कहाँ पे करूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है बच्चों। मैं इसके बाद ये वाला स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। अब ये वाला माइनस किसके साथ था, जरा यहां से देखो, ये सिर्फ किसके साथ है, बी के साथ, तो ये माइनस सिर्फ किससे मल्टीप्लाई होगा, बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 बन जाएगा ये, तो दिस विल बिकम +2 प्लस एज इट इज स्क्वायर रूट इधर, ये किसका स्क्वायर था, ये किसका स्क्वायर था, बी का, और बी क्या है, बी क्या है -2, -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, जवाब क्या आएगा इसका 4 माइनस माइनस माइनस। अब ये पूरी ना एक टर्म है, जैसे तवज्जो रखें, ये एक टर्म है और एक ये वाली टर्म है, b² एक टर्म है और 4ac एक और टर्म है। क्लियर हो रही है सारों को कि नहीं। अब ये जो माइनस का साइन है ये 4ac का एज अ होल माइनस का साइन है। अब 4 को मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, आंसर आ गया 20, 5 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, आंसर आ गया 60। माइनस और माइनस आपस में क्या हुए, माइनस और माइनस आपस में क्या हुए, प्लस हो गए। अब पहले भी ऐसे कर सकते थे, साइंस को आखिर में मल्टीप्लाई करें या साइन को पहले मल्टीप्लाई कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। जैसे मैंने आपको दोनों तरीके करके बता दिए, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, पहले ही प्लस लिख दें, 4 5 are 20, 20 times 3 is 60, होल डिवाइडेड बाय 2 into 5 is, अच्छा ये जो 2 और 5 है, 2a जिसको आपने कहा था, ये सिर्फ एक टर्म के नीचे नहीं है, ये सबके नीचे है, तो इसलिए ये एज अ होल डिवाइड कर रहा होता है सारी न्यूमरेटर को, ठीक है। सो यहां पे ये आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट कितना 64 बाय 10, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 10, ये आ जाएगा 18 बाय 10। इसका आंसर कितना आएगा 10 बाय 10, 10 बाय आंसर आएगा कितना 1, सॉरी नहीं, मैंने खुद ही यहां पे माइनस का साइन नहीं लगाया, अगर क्वाड्रेटिक थी ना तो मैं माइनस लगाता, मैंने जानबूझ के नहीं लगाया, ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुटिंग सिखा रहा हूं आप सारों को, तवज्जो रखें, बातें नहीं, सवाल पूछे। -4, विच वन -4, ये वाला 4 प्लस 60, -4 क्यों होगा, ये जब -2 का स्क्वायर लिया जाता है ये आएगा -2 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 4, तो मैंने जवाब में भी क्या लिखा +4 लिखा, ठीक है। तो लिखें अपने पास, व्हेनेवर नेगेटिव साइन इज मल्टीप्लाइड इवन नंबर ऑफ टाइम्स, whenever a negative sign is multiplied even number of times, signs multiply with sign, मल्टीप्लिकेशन के दौरान नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है और साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये बात याद रहेगी ना सारों को। एक और चीज भी लिखें, अगर किसी एक एक्सप्रेशन में सिर्फ प्लस और माइनस का निशान है, सिर्फ प्लस और माइनस का निशान है, तो एक आसान तरीका है उसको सॉल्व करने का विदाउट एनी एरर्स, कि लेफ्ट साइड से उसको सॉल्व करना शुरू करें। क्या ख्याल है? वैसे तो जैसा दिल करे आप दो का ग्रुप बना के आप प्लस माइनस कर सकते हैं, अगर कुछ बच्चे होते हैं वो गलती करते हैं तो उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप लेफ्ट साइड से ना सॉल्व करना शुरू करें, अगर आपकी एक्सप्रेशन में सिर्फ प्लस और माइनस है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस है तो ऐसे करना शुरू करें। तो खैर आई होप यहां तक आपको बेसिक रूल्स समझ आ गए हैं। सो एक खास चीज हम लोगों ने पढ़ी है, दैट वाज सुन लें, a³ प्लस b³ का जो आंसर है, a माइनस बी होल क्यूब का जो आंसर है, इट इज नेवर इक्वल टू a³ माइनस b³। लाइकवाइज यही फॉर्मूला यहां पर भी अप्लाई होता है, यही फॉर्मूला यहां पर भी अप्लाई होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल क्यूब इज नॉट इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सो ये जनरल, तो मैंने इन्हीं तमाम बातों से जो है ना, मैंने एक बात बोली है, क्या मैंने कहा a प्लस बी की होल पावर n आ जाए, मतलब कोई भी पावर हो, कभी भी सेपरेट करके आप इनको इक्वल नहीं बना सकते। दे आर नेवर इक्वल, दिस इज नेवर इक्वल टू a पावर n प्लस b पावर n। या अगर यहाँ पे माइनस का साइन आ जाए तो यहाँ पे आप माइनस का साइन, मतलब कभी भी इक्वल नहीं होते। पावर ब्रैकेट के बाहर आ जाए ना, शर्त क्या है, बीच में क्या हो, प्लस माइनस। सो उनकी ब्रैकेट ओपन करके उनके आंसर्स हमेशा डिफरेंट आएंगे। सो इसका मतलब है इनके असूल हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ इनके कुछ ना कुछ रूल्स हैं। जैसे इसका रूल मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और इसका भी रूल पढ़ाऊंगा जिन पे मैंने स्टार लगाए हैं, जिनके पे मैंने स्टार लगाए हैं इनके असूल में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, ये बात, सवाल पूछें। नहीं होगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर सिर्फ तब माइनस होगा, कटेगा सिर्फ तब कटेगा जब वो एज अ होल, क्योंकि देखे ना, मेरी बात सुने, ये जो स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट किसका है? क्या ये सिर्फ बी स्क्वायर का है? नो, ये किसका स्क्वायर रूट है? ये इस सारी चीज का स्क्वायर रूट है। जब तक इस पूरी चीज का स्क्वायर नहीं आता तो तब तक ये होल स्क्वायर रूट नहीं कटेगा। होल स्क्वायर रूट सिर्फ तब कट सकता है जब होल स्क्वायर आए। क्या ये b होल स्क्वायर है या ये सिर्फ b का इंडिविजुअल स्क्वायर है? b का इंडिविजुअल स्क्वायर है ना, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सो इसलिए ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट नहीं हो सकता। क्लियर हुई? वैसे आपको एक बात तो पता ही है कि जो स्क्वायर रूट होता है वो भी तो एक पावर ही है ना। स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है? 1/2। स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है? 1/2। स्क्वायर रूट एक सर्ड की दुनिया, रेडिकल की दुनिया में लिखा गया है उसको। अगर आप उसकी पावर 1/2 लिखते हैं तो वो इंडेक्स की दुनिया बन जाती है। तो वो भी यहाँ पे मैं इसी चीज के साथ मैं उसको भी शामिल कर सकता हूं कि अगर a प्लस बी होल स्क्वायर रूट हुआ, इट इज नेवर इक्वल टू स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b। इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ मैंने फॉर्म डिफरेंट लिखी हुई है, रेडिकल फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूं अगर बच्चों, किस फॉर्म में? इंडेक्स फॉर्म। ये इंडेक्स फॉर्म में लिखा हुआ है सारा। किस फॉर्म में लिखा हुआ है? इंडेक्स फॉर्म में। इसकी इंडेक्स फॉर्म क्या बनेगी बताएं? a प्लस बी होल पावर, बॉयज एंड गर्ल्स पावर 1/2 बन जाएगी। ये भी तो एक पावर ही है ना, ये भी तो एक पावर ही है ना, दैट इज 0.5 व्हाटएवर द पावर इज। मैंने कहा प्लस या माइनस साइन आ जाए, अगर क्या कहा मैंने? प्लस या माइनस साइन आ जाए, सो इट इज नेवर इक्वल टू a पावर 1/2 प्लस b पावर 1/2। इट इज नेवर इक्वल टू a पावर 1/2 प्लस b पावर 1/2। सॉरी, नहीं, अपने पास रखें, बस क्लास में कराएंगे। यहां तक मेरी बात सबको समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई तो बताएं प्लीज। अच्छा प्लीज तवज्जो रखें। एक वर्कशीट मैंने बनाई है, उसको जरा क्लास में सॉल्व करेंगे। वैल्यू पुटिंग की ही है। आई वांट कि मैं दोबारा वैल्यू पुटिंग कभी भी डिस्कस ना करूं, बस एक दफा करा दिया तो बस कहानी खत्म। ठीक है ना? तो मैं अभी इस बात को जरा समझा रहा हूँ। एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है, आई वुड सजेस्ट, मैं जो टाइम लगा रहा हूँ ना, ये मैंने टाइम बाद में लगाना था, लेकिन एक सवाल आया तो उसकी बेस में मैं अभी से टाइम लगा रहा हूँ। ठीक है? अब ये जो सी चीज है ना, 1a प्लस बी रेडिकल फॉर्म में होल अंडर रूट लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे स्क्वायर भी आ जाए ना, यहाँ पे स्क्वायर्स भी आ जाए, तो ये नहीं कट सकते उसके साथ। कटिंग तो तब हो सकती अगर आप ये बात कहते कि सर इसको मैं अलग करके लिख सकती हूँ, यानी कि a स्क्वायर करके लिख सकती हूँ और इस तरह से करके लिख सकती हूँ। अगर आप इस तरह से करके लिख सकती तो आप कैंसिल आउट कर देती। यहां पे कैंसिल करें या नहीं दिल करता यहां पे कैंसिल कर दें। अगर आप इस बात को जस्टिफाई कर लेते हैं कि सर मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूं, मुझे प्रूफ कर दें, तो कैंसिल आउट भी कर दें। फिर आप अब प्रूफ नहीं कर सकेंगे इस बात को। इसलिए कहने का मतलब क्या है कि जो पावर्स होती हैं
जब कभी भी किसी प्लस के साइन के साथ या माइनस के साइन के साथ एज अ होल ब्रैकेट की कोई पावर आ जाए, उनको कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता, कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता, उनको अलग नहीं किया जा सकता। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं? इफ दिस इज अ होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, ये कटेगा सिर्फ कब? जब क्या आएगा? होल स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर आपस में कटेंगे। जब तक होल स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट नहीं आ जाता कटिंग नहीं कर सकते आप, कटिंग नहीं कर सकते आप, क्योंकि होल स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? लेकिन ये बात सारों को समझ आ रही है कि नहीं? पावर्स को सेपरेट नहीं कर सकते। किस किस केस में? प्लस के केस में और माइनस के केस में, प्लस के केस में और माइनस के केस में आप अंडर रूट्स को या कोई भी पावर हो आप अलग नहीं कर सकते। इसीलिए आप नोट करें, मैंने यहां पे जनरली क्या लिख दिया है? एन। एन कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल, फ्रैक्शनल, इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। ये क्लियर है बात? प्लस माइनस पे अलग नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? इसको आपने खुद अप्लाई करना है। यहां तक था आपका वैल्यू पुटिंग वाला काम। कोई सवाल है तो पूछे, सवाल है तो पूछे यहां तक। क्लियर हो गया? ये बात वेरी कॉमन मिस्टेक अब नहीं करनी है आपने। आई हैव स्पेंट सो मच टाइम ऑन इट, इतना डिजर्व नहीं करता था ये वक्त, ठीक है? तो इतना दे चुका हूं इसको, मैं यहां से मिटा रहा हूं इसको। अब जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, सेकंड कॉन्सेप्ट सॉरी, दैट इज सिंप्लीफाइंग अलजेब्रिक टर्म्स। लिखें जरा, सिंप्लीफिकेशन लिख लें या एक्सपेंशन लिख लें। सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या एक्सपेंशन लिख लें। एक्सपेंशन या, यार जरा पानी प्लीज पिला देना, सुबह से एक गिलास भी पानी नहीं पिया, गर्म पानी थोड़ा सा, ठीक है? एक्सपेंशन या सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अच्छा जी, अब देखो ये जो लफ्ज है ना एक्सपैंड करना, ये जो लफ्ज है ना एक्सपैंड करना, मैथमेटिक्स में एक्सपैंड करने का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट्स को रिमूव करना। मैथमेटिक्स में एक्सपैंड करने का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट्स को रिमूव करना। इसका मतलब क्या है? रिमूविंग द या रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स। इट इज रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स, रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स। स्टेप नंबर 1 हमेशा क्या होगा इसका? ये सोच लें, मोटिवेशन क्या होगी? रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स। कैसे? ब्रैकेट के बाहर कोई चीज लिखी होगी, बाय मल्टीप्लाइंग इट विद नंबर्स रिटन इनसाइड द ब्रैकेट। रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स बाय multiplication, removal of brackets by multiplication। और दूसरे नंबर पे हम इसमें करते हैं, once you have done the multiplication, brackets are removed, then the like terms are added or subtracted। add / subtract the like terms, add या subtract the like terms। like terms कौन सी वाली हैं? जिनके वेरिएबल सेम हो और वेरिएबल्स की पावर्स भी सेम हो, सिर्फ उनको ऐड किया जा सकता है। x स्क्वायर सिर्फ x स्क्वायर में ऐड होगा, x सिर्फ x के साथ ऐड होगा, y सिर्फ y के साथ ऐड होगा, q सिर्फ q के साथ ऐड होगा। ये असूल है उसके, ठीक है? like terms के क्यों कहते हैं? सेम वेरिएबल्स and
same powers, same variables with same powers, with same powers, ठीक है, same variables with same powers. क्लियर हो गई मेरी बात की नहीं? तो एक्सपैंड का मतलब है रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स एंड देन ऐड और सब्ट्रैक्ट द लाइक टर्म्स. वाइल जो सिंप्लीफाई का मतलब है ना, इसका मतलब क्या है, आप अपने काम को उस हद तक जाके सॉल्व करें जहां पे मजीद कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट ना हो सकती हो, मजीद कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट ना हो सकती हो. ठीक है, लिख ले अपने पास इसका. सिंप्लीफिकेशन मींस व्हेन, simplification means when no further operation can be applied on it, no further operation can be applied on it. When I talk about operation, what is the meaning of operation? Plus minus multiply, मजीद प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ना होता हो. ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं? रूल्स लिख लें जरा. रूल्स ऑफ एक्सपेंशन. ये रूल्स भी हैं और एक तरह से प्रैक्टिस भी होती जा रही है आपकी. ये रूल्स भी हैं और एक तरह से प्रैक्टिस भी होती जा रही है. ठीक है, अब एक नंबर है c, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है a प्लस बी. यू कैन ऐड a प्लस बी के अंदर जो वैल्यूज हैं वो पुट करके पहले सॉल्व कर ले, जो आंसर आएगा फिर c से मल्टीप्लाई कर ले. या दूसरा तरीका यह है कि आप c को ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स लिखी हुई हैं सबके साथ बारी बारी क्या करें, मल्टीप्लाई करें. ब्रैकेट के बाहर जो c लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है सबके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करें. अलजेब्रा में रूल्स बहुत ज्यादा हैं. ठीक है ना, आप एक्सपैंड कर रहे हैं तो c को मल्टीप्लाई कराएं किसके साथ, a के साथ, सी ए बन जाएगा. प्लस c को मल्टीप्लाई कराएं b के साथ, बी सी, सी बी. अब वेरिएबल्स है, आगे पीछे कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है. क्लियर हो रही है? सेकेंड रूल, सेकेंड रूल ये तो प्लस के साथ हो गया. सेम रूल गोज विद माइनस ऑल्सो. ठीक है, सो प्लस का रूल और माइनस के एक ही है. अच्छा, मल्टीप्लाई में याद रखें, मल्टीप्लाई में ये कितनी टर्म्स लिखी हुई हैं? रूल नंबर 2 में कितनी टर्म्स हैं? 1 टर्म है. कितनी टर्म्स है? 1 टर्म है. ये आपने डिसाइड किया कि आप a मल्टीप्लाई बाय b को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको किससे करेंगे, c के साथ करेंगे. ब्रैकेट्स हम डालते होते हैं ना अपनी मर्जी से कि जिन चीजों को पहले सॉल्व करना हो मल्टीप्लाई के अंदर. ठीक है, सो आप इसमें जब इसका आंसर आएगा तो इट विल बिकम a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c. a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इसका आंसर आएगा. इसकी एक बड़ी छोटी सी एक एग्जांपल भी है, इसकी एक एग्जांपल भी है. ये प्रूव भी कर सकते हैं हम. अच्छा सुने, ये चीज मैं एक दफा समझा देता हूं, जरा अंडरस्टैंड कर लें. लेट्स से 3 नंबर्स लिखे हुए हैं. लेट्स से दैट 3 नंबर्स लिखे हैं इस तरह से. इसका जो एक्चुअल आंसर आता है, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 4 into 6, 3 2s are 6, 4 3s are 4 6s are 24. एक तो ये आंसर आ गया इसका, जो कि एक्चुअल आंसर है. अब इसी के साथ अगर मैं दूसरा सॉल्व करता हूं, जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब मैं गलत कर रहा हूं जिसमें मैंने 4 सारों से मल्टीप्लाई कर, जो कि टेक्निकली नहीं करना चाहिए था. तो इसका आंसर यहां पे आ रहा है 12.
इंटू 8, 12, 8 सर कितना हो गया 96। ये क्या है, ये गलत आंसर है। ये क्या है, गलत आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है, ब्रैकेट की चीज जो सी है मैंने सॉल्व करके दिखाई आपको कैसे। अब इसको बेशक आप इसको यूं भी लिख लेते हैं, आपका आंसर क्या आता, सेम आता। 4 इंटू 3 इंटू 2 भी आप लिख लेते हैं, आपका आंसर क्या आता, सेम आता। यानी कि जब 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर 4 टू गेट मल्टीप्लाइड विद 3 एज वेल एज विद 2। नो, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने की जरूरत नहीं है, किसी एक के साथ हो सकता था। रीजन क्या थी, बिकॉज ऑफ दिस साइन, बिकॉज ऑफ मल्टीप्लीकेशन साइन, मल्टीप्लीकेशन के साइन की वजह से। ठीक हो गया। सो इसका भी आंसर 24 आएगा। ठीक है ये बात क्या नहीं, क्लियर हो रहा है सारों को। इसमें कोई सवाल है तो पूछें, फिर मैं रूल नंबर 3 पे आता हूं। सवाल है तो प्लीज पूछें। हाँ, आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जैसे ये ABC लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई एतराज नहीं है। आप CAB लिख सकते हैं, नंबर आगे पीछे हो जाएंगे, उससे कोई आंसर में तब्दीली नहीं आएगी। बस ये है कि दो दफा मल्टीप्लाई नहीं करना, तो सिर्फ 2 दफा मल्टीप्लिकेशन या जितनी टर्म्स होती हैं उतनी दफा मल्टीप्लिकेशन सिर्फ प्लस या माइनस के केस में होता है, प्लस या माइनस के केस में होता है। ठीक है ना ये बात। अब तीसरा रूल, दो ब्रैकेट्स हैं, C प्लस D, ब्रैकेट क्लोज हो गई, और फिर एक और ब्रैकेट शुरू हुई A प्लस B। अब टर्म्स नहीं मल्टीप्लाई हो रही, अब दो ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। दो ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसका मतलब यह है कि ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई जितनी भी टर्म्स हैं सारी आपस में एक दूसरे के साथ क्या होंगी, मल्टीप्लाई। क्योंकि वो दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनके अंदर मौजूद जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी आपस में क्या होंगी, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगी। तो आप यहां पे ये लिख सकते हैं, C मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, A प्लस B के साथ। पहले C लिखा आपने अलॉन्ग विद साइन ऑफ C। पहले आपने क्या करना है, C को उठाना है, C को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो C किससे मल्टीप्लाई होगा, A से भी होगा और B से भी होगा। C A से भी होगा और B से भी होगा, क्योंकि पहली ब्रैकेट में आपके पास थी 2 टर्म्स, हर टर्म उठ के बाकी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी। बेशक यहाँ पे 2 टर्म्स हैं या 200 टर्म्स हैं, सबके साथ मल्टीप्लाई होंगी। और दूसरी अंदाज में यहां से जो D है, फिर दोबारा D आएगा, D मल्टीप्लाई होगा A के साथ भी और D मल्टीप्लाई होगा B के साथ भी। तो आप जब यहां पे लिखेंगे तो आप लिखेंगे D का साइन, दैट इज प्लस D, द सेम ब्रैकेट A प्लस B। सो इनडायरेक्टली हर टर्म दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ये हो जाएगा आपके पास। यहां पे रूल नंबर 1 अप्लाई करें, CA प्लस CB प्लस DA प्लस DB। वो बात की बात है, कोई चीज इसमें ऐड होती हुई तो हम ऐड कर देंगे, फिलहाल तो नहीं हो रही। क्या ख्याल है, फिलहाल तो ऐड नहीं हो रही, तो हम इसमें मजीद फिलहाल ऐड नहीं करेंगे। ये बात आप साइड नोट्स पे लिख लें, ये लिखिए साइड नोट्स पे, ये लिख लें साइड नोट्स पे, ये आपको रूल याद रखने में मदद करेगी। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 की तरफ आइए, बताइए। A स्क्वायर प्लस 2AB माइनस B स्क्वायर, नहीं, ये तो दो ब्रैकेट्स डिफरेंट है, दो सेम ब्रैकेट्स नहीं है। अगर दो सेम ब्रैकेट्स होती उसका आंसर एक डिफरेंट होता, उसकी तरफ भी मैं आऊंगा। फिलहाल ये 2 डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं, दीज आर 2 डिफरेंट ब्रैकेट्स। ठीक है। अब रूल नंबर 4 है AB ब्रैकेट C प्लस D, AB ब्रैकेट C प्लस D। अब देखो AB एज अ होल ये एक टर्म है जो मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट के अंदर, किससे किससे, C से भी और D से भी। तो इसका आंसर क्या आएगा, ABC प्लस ABD। जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं ना ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई चीज को ब्रैकेट के अंदर तमाम चीजों के साथ, तो ब्रैकेट्स नेचुरली रिमूव हो जाती हैं। ब्रैकेट्स नेचुरली क्या होती हैं, रिमूव हो जाती हैं।
ये बात समझ आ गई सारों को कि ब्रैकेट के बाहर जो दो नंबर्स लिखे हुए हैं a मल्टीप्लाई बाय b, वो अंदर c से भी मल्टीप्लाई होंगे और वो दोनों नंबर्स किससे मल्टीप्लाई होंगे, d से भी होंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर इस वक्त दो टर्म्स हैं, एक c वाली टर्म है और एक d वाली टर्म है, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। टर्म्स में बार बार मल्टीप्लिकेशन होती है, मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं, टर्म्स के अंदर बार बार मल्टीप्लिकेशन होती है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, किसी को मसला तो नहीं है। फिर इसके बाद पांचवा नंबर, फिफ्थ, अगर मैं इस तरह से लिख दूं, बल्कि a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय d, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय d। अब मुझे एक बात बताएं, क्या इसमें कोई टर्म्स हैं या एक ही टर्म है? ये तो एक ही टर्म है, ये वही a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c हो रहा था, जिसमें चॉइस ये ले ली गई कि दो को पहले कर दो, दो को बाद में दूसरे ग्रुप में मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा फिर आखिर में उनको इकट्ठा एक दफा मल्टीप्लाई कर लेना। सो ये इन फैक्ट क्या है, a b ये c d है, तो जब इसको लिखेंगे दिस इज इन फैक्ट a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय d। ये इन फैक्ट a b c d है, ये दो दो दफा नहीं होगा जी बेटा। रूल नंबर 3, हम वही इनफैक्ट कर रहे हैं ना, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना किसको कहते हैं, सिंपलीफाई करना इसको कहते हैं। इस हाँ c प्लस डी नहीं होता ना अलग, c d दो अलग वेरिएबल्स हैं, c प्लस डी कैसे ऐड हो सकते हैं, एडिशन तो सिर्फ सेम वेरिएबल्स की होती है ना। हाँ वो तो जाहिर सी बात है, वो तो कर सकते हैं, वो तो अगर ये नंबर्स होते हैं तो वो फैमिली सेम होती है ना उनकी, दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, देन ऑब्वियसली आप उसमें देखेंगे कि आसान क्या है, तो उसमें कभी भी ये आसान नहीं होगा। मतलब इनके कहने का बच्चों मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कहीं आ जाए ना 3 + 4 ऐसे आ जाए, कभी भी ये रूल नहीं अप्लाई होगा। ये रूल टर्म्स के ऊपर, अभी मैं क्वेश्चंस को थोड़ा मुश्किल करके दिखाऊंगा आपको, इसमें पावर्स भी आएंगी, आप सिर्फ देखेंगे कि ब्रैकेट्स, दो ब्रैकेटें मल्टीप्लाई हो रही है, आप सिंपल याद रखें हर ब्रैकेट की हर टर्म दूसरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी, या आसान बोलें तो पहली ब्रैकेट की हर टर्म पूरी दूसरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट की हर टर्म में सी भी आता है, डी भी आता है या कुछ और आता है, वो भी मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने इसीलिए कहा कि पहली ब्रैकेट की पहली टर्म पूरी दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी। अब यहां पे बेशक दो टर्म्स हैं या 200 टर्म्स हैं, a प्लस बी लिखा हुआ है ना, तो ये सिर्फ a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा। अगर हम होता ना a प्लस बी प्लस क्यू प्लस टी प्लस जेड प्लस एक्स, सारों से मल्टीप्लाई होता है, सी भी होता और डी भी होता, बेशक प्लस निशान है या माइनस निशान है, सबके साथ मल्टीप्लाई होता। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? ऑल दीज प्लस वाले रूल्स आर सिमिलर विद माइनस। जी बेटा, अगर क्या होते ओ मामा, वो क्वेश्चन जरा वहां से लिखना शुरू करें प्लीज। सॉरी, एक मिनट, सवाल सुने, सवाल सुने। मेरे बात कौन कर रहा है यहाँ पे, फिर बोलो जरा। यहाँ पे C प्लस B और दूसरा A प्लस B, एक जगह 3 और दूसरी जगह तीनों। पहली टर्म की पहली ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म उठती 3 से मल्टीप्लाई होती, दूसरी उठती 3 से मल्टीप्लाई, तीसरी उठती 3 से मल्टीप्लाई होती, इस तरह से। ठीक है, मामा जरा जल्दी करना, ठीक है। अब एक और चीज है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ एक बात, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फ्री हो गए? उनको बैठाए, मैं आ रहा हूं, जाने नहीं देना। a प्लस बी होल स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब कोई बता सकते हैं मुझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर? वो चीज कितनी दफा मल्टीप्लाई होती है? 2 दफा। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने ना इसका फॉर्मूला रटा किया हुआ है, अब वो रटा कर लें, मुझे उससे एतराज नहीं है, याद कर लें, मुझे उससे एतराज नहीं है, लेकिन आज पहली या यूं समझ लें कि आखिरी दफा सीख लें कि ये आता कैसे है, ताकि अगर कभी दिमाग में या कभी सामने कोई एनोनिमस सी चीज आ जाए तो ऐसा ना हो कि आप घबरा जाएं कि इसका आंसर क्या आएगा। एक असूल याद रखें
पावर अगर इसकी 2 है तो इसका मतलब ये होगा कि ये चीज जो ब्रैकेट है ये 2 दफा मल्टीप्लाई होगी, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। ये a प्लस बी की ब्रैकेट कितनी दफा मल्टीप्लाई होगी? 2 दफा। 2 दफा मल्टीप्लाई करने की रीजन क्या है? इसकी पावर। अगर क्यूब होती तो फिर कितनी दफा करते? 3 दफा करते। कितनी दफा करते? 3 दफा। पहले 2 ब्रैकेटों को सॉल्व कर लेते, जो आंसर आ जाता फिर उस आंसर को तीसरे ब्रैकेट के साथ एंड में मल्टीप्लाई कर। थोड़ा लेंथी होता लेकिन आंसर एग्जैक्ट आते। सिलेबस में नहीं है बट हम कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसकी। लेंथी काम होगा थोड़ा सा लेकिन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे यहाँ पे पावर 2 है तो इसको 2 दफा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यू गाइस नो दैट ऑलरेडी कि जब कभी भी आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? एक्स मल्टीप्लाई बाय, पता है ना इस चीज का मतलब। अब जब मैंने a प्लस बी का होल, देखिए बच्चों इसमें फर्क है, ये दोनों डिफरेंट है। a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप इसका फर्क इवैल्यूएट कर पाते हैं या नहीं? आपको ये फर्क समझ आता है कि नहीं आता? भाईजान ये सिर्फ b का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है? सारे का। इसके लिए हमेशा लफ्ज इस्तेमाल किया करें होल, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर रूट, होल क्यूब। जो सादा स्क्वायर होगा वो सादी टर्म का होगा, ठीक है। अब सुनना जरा, ये स्टेप आ गया। इसके ऊपर जरा मैं रूल नंबर 3 अप्लाई करता हूं। कौन सा वाला रूल? तवज्जो रखें, रूल नंबर 3 अप्लाई करता हूं। कौन सा रूल? रूल नंबर 3। सुनो जरा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है। रूल नंबर 3 में क्या होता है बच्चों बताएं? ये पहली टर्म उठेगी किससे मल्टीप्लाई होगी? ये मैं यहां पे लिखूंगा और इधर क्या लिखूं मैं? पूरी दूसरी ब्रैकेट। तवज्जो से सुने, पूरी दूसरी ब्रैकेट जो कि क्या है? a प्लस बी है। समझ आ रहा है? फिर मैंने क्या लिखना है? ये वाली जो पूरी ब्रैकेट है किधर लिख दूंगा? प्लस b, और फिर क्या लिख दूंगा? a प्लस बी यहां पे लिख दूंगा। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? सब बच्चे बताएं, सबको क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं समझ आई? ये 2 टर्म्स लिखी हुई थी ना, ये पहली टर्म यहां पे लिखी, और ये कहां से आया? ये कहां से आई? ये दूसरी ब्रैकेट है। ये वही असूल अप्लाई हो रहा है कि आपने c को मल्टीप्लाई किया इस पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर d को मल्टीप्लाई किया इस पूरी, तो यहां पे भी तो आप वही काम कर रहे हो। a को मल्टीप्लाई कर रहे हो इस पूरी ब्रैकेट के साथ, a मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, b मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। मैंने वही काम किया। क्यों बच्चों? सेम काम किया कि नहीं किया? मुझे बताओ, इसका जवाब क्या आएगा? a स्क्वायर। इसका जवाब क्या आएगा? ab। इसका जवाब क्या आएगा? ba। इसका जवाब क्या आएगा? क्या आएगा? b स्क्वायर। क्या आएगा? b स्क्वायर। अब ab और ba एक ही चीज होती है, क्योंकि अभी एक बच्चे ने कहा था सर अगर abc लिखा जाए या cab लिखा जाए या bac लिखा जाए या ac भी लिखा जाए, एक ही बात होती है। मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल्स आगे पीछे हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 2, बात तो एक ही है, आंसर तो एक ही आएगा ना। तो ये ab और ab दोनों क्या है? सेम है, डिफरेंट है? ये सेम है। तो क्या इन दोनों की जगह, आपको पता है ना x प्लस एक्स कितने x होते हैं? 2x होते हैं। y प्लस y कितने होते हैं? 2y होते हैं, यानी 2y होते हैं। तो ab और ab कितने हो जाएंगे? 2ab हो जाएंगे। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बच्चों मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सब बच्चे बताइए, क्लियर हो रहा है सारों को कि नहीं हो रहा? आई होप यस। सो एक बात कही जा सकती है, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के बराबर है। यह फॉर्मूला भी कहलाता है, यह फॉर्मूला भी कहलाता है। इसलिए मैंने कहा था कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके इक्वल नहीं होता। आपको याद है थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
क्यों कहा था? क्योंकि उनके आंसर्स डिफरेंट आ रहे थे। कब इक्वल होता है? जब इसमें ये 2ab वाली चीज भी शामिल हो जाए। तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? बताएं सारे बच्चे, ऑल गुड? क्लियर हो गया? लिखो जरा, a माइनस बी होल स्क्वायर निकाल के दिखाओ मुझे, इसी प्रोसेस से a माइनस बी होल स्क्वायर निकाल के बताओ। रूल नंबर 7 है, a माइनस बी होल स्क्वायर जल्दी से निकाल के बताओ। a माइनस बी होल स्क्वायर, फिर उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस करके दिखाएं, अभी करके दिखाएं सारे क्वेश्चंस। हाँ, वो पहले वो वाला करके दिखाएं।